हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें पूरे 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। नीलगिरी भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 को। ठीक है, नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में और यह पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट में फैला हुआ है और यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, आम्र वर्षा, मैंगो शावर। तो यह वर्षा आमतौर पर मार्च और अप्रैल में होती है। मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। और इसे आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है? तो इसे आम्र वर्षा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आमों को पकाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। किसके काटने से? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। अगला है, 2 से 3 अप्रैल को UNECE क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में। जिनेवा में आयोजित किया गया था। जिनेवा किस देश में है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। UNECE का फुल फॉर्म क्या है? तो UNECE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये यूरोपीय क्षेत्रों में सतत विकास एवं गति को दिशा देने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जागीर शैली नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जिसमें से छोलिया, झोड़ा, चंचारी, पांडव नृत्य, छोलिया, झोड़ा, चंचारी, पांडव नृत्य।
अगला प्रश्न देखिए, अगुवाड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। गोवा इसका सही आंसर होगा। अगुवाड़ा एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। ये जो अगुवाड़ा है ये क्या है? एक पुर्तगाली शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी, पानी होता है इसका अर्थ। और ये जो अगुवाड़ा है ये 17वीं शताब्दी का पुर्तगाली किला है। कितना का? 17वीं शताब्दी का। 17वीं शताब्दी का पुर्तगाली किला है और यह किला 1612 में, डेट याद रखिएगा, 1612 में मांडवी नदी के जहाज़ों को रोकने और डच और मराठा आक्रमण से क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो मांडवी नदी के जहाज़ों को रोकने और डच और मराठा के आक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है? तो इसका सही आंसर होगा PACS डिजिटलीकरण परियोजना। PACS डिजिटलीकरण योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का आरोप लगाया है? तो सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशनल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद किया दीप भास्ती ने, और जिससे ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है, ठीक है। अगला है, किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के AI चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है? सही आंसर होगा जीरो लैब्स। जीरो लैब्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भूकंपीय तरंग व्यवहार। भूकंपीय तरंग व्यवहार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आकाश तीर। आकाश तीर इसका करेक्ट आंसर होगा। आकाश तीर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सकें? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई शहर में। मुंबई शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में। अगला है, भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा, कहाँ पे? अल धफ्रा एयरबेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया? तो डेजर्ट फ्लैग 10। डेजर्ट फ्लैग 10 इसका सही आंसर होगा। अगला है, 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो सही आंसर होगा संघ सूची में, ठीक है। संघ सूची इसका सही आंसर होगा।
अगला है मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm x 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसका सही आंसर होगा। किस पे? भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ दो कंपनियां। ठीक है। जब तक एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित। तो ये गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। अगला है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई आभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोजगार। रोजगार शामिल नहीं है। अगला है पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। पंबन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सागरमाथा। ऊंचाई 8850 से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनी की सहायता के लिए कौन सा विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता करने के लिए वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला है कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोच्चतम रूप से चित्रित करती है? तो इसका सही आंसर होगा याचिका और प्रार्थना। याचिका और प्रार्थना इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याचिका और प्रार्थना उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोच्चतम रूप से चित्रित करती है। अगला है किस भारतीय लेखक लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर होगा बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए हैं? प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए हैं? तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विषय? शिक्षा और स्वास्थ्य इसका सही आंसर होगा। अगला है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? तो स्वतंत्रता के समय क्या कमी थी? उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च बेरोजगारी और निर्धनता की मुख्य कमी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोकुर झीलों के निर्माण का सर्वोच्चतम रूप से समझाता है?
तो इसका सही आंसर होगा बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोकुर झीलों के निर्माण को सर्वोच्चतम रूप से समझाता है। सही आंसर होगा बाह्य किनारों पर पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो PPP $, में प्रति व्यक्ति GDP, PPP PPP $, में प्रति व्यक्ति GDP इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो विंडोज सेल इसका करेक्ट आंसर होगा, विंडोज सेल। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन इसका करेक्ट आंसर होगा, सुकुमार सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना के लिए मिलते थे। इस प्रकार सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत का पालन किया जाता था, जिसको सुलह कुल भी कहते थे, सार्वभौमिक शांति। तो ये किस मुगल शासक के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा अकबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक मान सर्वाधिक था। केरल इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के केरल राज्य का HDI मान सर्वाधिक था। अगला है भारत ने अपने बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और डैश तक की 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना का अनावृत किया है। तो इसका सही आंसर होगा 2032 तक। कब तक। 2032 तक। प्रश्न क्या है भारत ने अपनी बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और 2032 तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की योजना को अनावृत किया है। अगला है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया। तो ये मराठा के बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। कब। 1761 में। संविधान की किस अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अगला है भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है, जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान कांस फिल्म मार्केट हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा अनुपम खेर। अनुपम खेर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। राजा हरिश्चंद्र जिसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F क्या करती है। तो Ctrl+S डॉक्यूमेंट को सेव करती है और डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को खोज करती है। तो Ctrl+F इसे सेव ये होता है खोज करती है।
और समस्त कंटेंट को सेलेक्ट करती है कंट्रोल प्लस ए ऑल, ठीक है, ये होगा। और एक नया पेज स्टार्ट करती है तो कंट्रोल प्लस ई। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस का है। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे सेट को पूरे 40 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।